गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स पे पूरी तरह से भरोसा होगा और ये ट्रस्टेड चैनल है। आपको ट्रस्टेड चैनल बना दिया आप पूरा तरह से। और चैनल की मोनेटाइज वाली भी वीडियोस जो लोग भी नहीं देखो जाकर फटाफट देखना। देखिए, क्लास 12th वालों के लिए मैंने कल ही कहा था कि चिंता नहीं करना है, चिंता का विषय पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हूँ। पूरी तरह से क्लास 12th का चिंता का विषय, हिंदी का चिंता ख़त्म कर दिया हूँ। और क्लास 12 का जो लोग भी नए उस वीडियोस को देख रहे हो, अभी तो नहीं बट लास्ट में एकदम पूरा तरह से जो कहूँगा वो करना है। पूरा तरह से पूरा पूरा चैप्टर लेके आया हूँ, आपको एक चैप्टर तरह से पूरा पढ़ना है। और वीडियो पूरा अंत तक देख के जाना। हर चीज़ आपके लिए एक एक चीज़ कीमती है, ठीक है ना। कीमती हर चीज़ है। आप लोग को सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, मतलब कैसे 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 नंबर का आएगा हिंदी में। हिंदी को सब्जेक्ट को ईजी मत लेना, क्योंकि मुझे मेरे मेरे ऑफलाइन बैचेज चलते हैं, तो हिंदी में मुझे कितने लड़के ने कंप्लेन किया था कि हिंदी मैंने नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल्स पे ज़रूर मदद करें। तो इसलिए ये इस चैनल पे मदद किया जा रहा है सभी लोगों को। तो सभी लोगों को शेयर करना आपका जिम्मेदारी है। साथ चारों तरफ शेयर कीजिए। 40 मार्क्स का हिंदी आता है, इतना याद रखिए। 60 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का व्याकरण, हिंदी व्याकरण आती है, ठीक है। तो 100 नंबर पे बन जाती है, ठीक है। तो मैं आपको दिए कैसे, पहला चैप्टर आज बातचीत, जो गद खंड है, पद खंड भी आता है एक, और उसके बाद किताब का 3 आएगा। सब चीज़ आपको कराया जाएगा पूरा तरह से, ठीक है ना। तो आप पूरा हमेशा इस चैनल पे बने रहिए। और एक टाइम फिक्स हमेशा रहेगा कि इस टाइम पे आपका वीडियोस पूरा तरह से अपलोड हो जाएगा क्लास 12th वालों, ठीक है। और आपको हमेशा आपको देख लेना है आगे, और डेली आपका चलने वाला है क्लास 12th वालों, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग गद खंड देखेंगे। और गद खंड का पहला चैप्टर आप लोग सभी लोग को आई होप पता होगा, बातचीत। अब बातचीत के जो लेखक हैं भाई, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर खत्म होते ही कल हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी गड़बड़ी ही नहीं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हमेशा की तरह आता है और हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा कल। आज पूरा तरह से आज हमें पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। और वीडियोस को एक लाइक अभी फटाफट कर दीजिए मेरे भाई। तो चलिए गद खंड के अंदर हम घुस रहे हैं। देखिए, गद खंड जो बातचीत है, बातचीत जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, उस बातचीत के लेखक कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। इनके बारे में पहले हम लोग पूरा जीवनी जाएंगे, क्योंकि जीवनी भी हमारे जीवन में सबसे मतलब जीवनी भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो जीवनी हम लोग फटाफट जान लें, उसके बाद हम लोग जानेंगे पूरा तरह से। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का भाई जन्म, पूरा तरह से सभी लोगों को जन्म आना चाहिए, सभी लोग को जन्म आना चाहिए बालकृष्ण भट्ट का। थोड़ा सा इस पॉइंटर को छोटा और करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हमेशा याद रखिए 23 जून 1844 को हुआ था। एकदम डिट्टो, एकदम मेरे साथ याद करते रहिए, आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। 23 जून 1844 जन्म आया हुआ है। कल क्वेश्चन जब कराऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव, तो आप पूरा देख लेना। और वीडियोस पूरा लंबी होने वाली है, तो क्योंकि एक चैप्टर, एक क्लास में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको हिंदी का कहीं भी नहीं मिलने वाला है, समझ लो। और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे हिंदी का। कहीं भी बैठ जाओगे, ट्यूशन भी पकड़ोगे, तो आपको पता होगा, आपको सब कुछ पता है। तो आप खुद समझदार हो मेरे भाई, इसलिए डेली इस पे अपडेट बना रहो, ठीक है। इस चैनल को पकड़ लो और डेली आपको हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए, जन्म स्थली आपको पता चल गया बालकृष्ण का 23 जून 1844 को। फटाफट एकदम याद कर लिया मुंह से ही। और नोट्स इसका फटाफट बनाते चलिएगा, जो जो बताया जाएगा नोट्स एकदम याद रखे रहना है, ठीक है। चलिए, निधन इनका भाई कब हो गया था? 1914 में। बालकृष्ण भट्ट बहुत ही अच्छे निबंधकार थे, देख सकते हो आप लोग। इनका ये पिक्चर है, बहुत छोटा मतलब लिया गया है, देख सकते हो। तो निधन इनका 20 जुलाई 1914, एकदम याद रखे, कॉपी में एकदम कॉपी पेन लिख लीजिए। और समझ सकते हो कि आप जन्म और मृत्यु हमेशा कुछ नहीं पूछेगा, तो बालकृष्ण का भट्ट का जन्म या मृत्यु 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो कल आपको ऑब्जेक्टिव पता चलेगा, इनके याद रखना है। निवास स्थान भाई कहाँ ये रहते थे? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। जानते हो इलाहाबाद? अब उत्तर प्रदेश का आप लोग जानते हो कि राजधानी क्या है? फटाफट बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का राजधानी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा सभी लोग। माता पिता का इनके नाम पार्वती देवी थे
और बेनी प्रसाद भट्ट इनका पिताजी का नाम था, ठीक है, क्लियर इतना होना चाहिए। पिताजी एक इनके व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, मतलब हाउसवाइफ थी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मतलब घर गृहस्थ चलाती थी, ठीक है, जिन्होंने बालकृष्ण के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगा दी। क्या जगा दी? मतलब रुचि और लालसा जगाई कि भाई आपको पढ़ना चाहिए। इनकी माता श्री ने इनको सहायता बहुत ज़्यादा किया था बालकृष्ण भट्ट के, ठीक है। शिक्षा में अब चलती है इनका शिक्षा, भाई बालकृष्ण भट्ट का कहाँ मतलब शिक्षा कहाँ तक कंप्लीट किए? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया प्रारंभ में। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है। 1867 की बात है। 1867 में प्रयाग मिशन, आप लोग जानते हो प्रयाग के मिशन स्कूल में इनको एंट्रेंस की परीक्षा दे दी गई, ठीक है। ये शिक्षक इनका ये हुआ। वृत्ति कहाँ तक भाई की है? 1869 में। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन थे, ठीक है। 1885 में प्रयाग KCA संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन हुआ भाई, फटाफट चलिए आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कि इनका आरंभ में इन्होंने किस स्कूल में सबसे पहले इंट्रेंस शिक्षा लिया? किस स्कूल में भाई, फटाफट बताइए। 1867 में। किसमें? 1867 में इंट्रेंस परीक्षा में एग्जाम दिया, ठीक है। विशेष परिस्थितियाँ देखिए, इनके पीछे परिस्थिति क्या भाई हो गई थी कि इनको एग्जाम नौकरी छोड़नी पड़ी उग्र स्वभाव के कारण। 1888 में कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक, किंतु उग्र स्वभाव हो गया था। बाद में लेखन कार्य पर ही एथी हो गए, ठीक है। विशेष परिस्थितियां देखिए यहाँ पे छोटा सा और, उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर, किंतु उग्र भाव के कारण नौकरी छोड़ पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहा इन्होंने, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है एकदम, वीडियो को पूरा लंबा तक देखिएगा। रचना क्या क्या इन्होंने किया था, यहाँ पे विशेष परिस्थिति देख लीजिए। पिता के निधन हो गया पिताजी का, ठीक है भाई, व्यापारी थे। व्यापार संभालने के कारण गृह कलह का सामना हो गया। पिताजी पहले के जो लोग व्यापार चलाते थे उनका व्यापार नहीं चला, तो इनके पिताजी मतलब पूरा तरह से कलह हो गया, इसलिए उनका निधन हो गया। और निधन होते ही इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी, ठीक है। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। हिम्मत से काम लिया, लेकिन हिम्मत से इन्होंने काम लिया, पूरा तरह से हार नहीं माना और साहित्य के प्रति अपना समर्पित दिखाया। क्या दिखाया? समर्पित दिखाया पूरी तरह से, ठीक है। रचना क्या क्या की है भाई, पूरा एकदम अब 100% ये हमेशा आने वाला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्तनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1877 में कौन मासिक पत्र था जिन्होंने निकाला था, फटाफट बताइए। 1877 में कौन था जो हिंदी कैसा नाम का? हिंदी प्रदीप। ये समझ सकते हो, ये 100% सवाल है मेरे भाई, हिंदी प्रदीप। ये एकदम इसको पूरा तरह से याद रखना है। हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने सामाजिक मतलब मासिक पत्र निकालना आरंभ कर दिया, एकदम पूरा तरह से याद रखे रहो। तो चलिए देखिए, रचनात्मक प्रकृति भारतेंदु, अब इन्होंने क्या क्या रचना किया। हिंदी प्रदीप एकदम 100% समझ लीजिए कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने मासिक पत्र निकालना आरंभ किया, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक 1877 में मासिक निकालना। और देखिए ये हमेशा 100% आएगा कि कितने साल तक इनका चला वो चीज़, तो 33 वर्ष तक चला वो चीज़। सोच सकते हो, जो हिंदी प्रदीप नामक वो मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट साहब, तो इनका 33 वर्ष तक चला था ये मासिक पत्र। हमेशा समझ सकते हो और 100% याद रखना है। अब बोलोगे कि 33 वर्ष कहाँ दिखा है, देखिए यहाँ पे 100% देख सकते हो कि इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक है। इसमें नियमित रूप से सामाजिक नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे, ठीक है। तो 1877 में ऐसे किए। 1881 में वेदों की विकृति पूर्वक समीक्षा किया, ठीक है, वेदों की समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के
लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता संभोग की कठोर आलोचना की। अब सोच सकते हो कि अब पूछ सकता है परीक्षा में क्या लिख पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। अब बताओ मेरे पास फटाफट जल्दी बता दो, संयोगिता स्वयंवर किस लेखक ने लिखा है। अब परीक्षा पूछ सकता है कि नहीं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, संयोगिता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट। देख सकते हो 2 नंबर का आपका काम यहीं पे करा दिया हूँ कि हिंदी, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। कितना साल इनका चला, 33 वर्ष। अब यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा था, बाल कृष्ण भट्ट। और ये किस सन पूछ सकता है, ईस्वी किस ईस्वी में, तो 1876 ईस्वी में। क्लियर है मेरे भाई, फटाफट मजा आ रहा है तो लाइक बटन ठोकते जाओ, फटाफट मजा आ रहा है तो लाइक बटन ठोकते जाओ क्लास 12th वालों मेरे भाई। चलिए, जीवन की अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी, किंतु अच्छा व्यवहार न होने से अलग हो गए। ठीक है, उनका भी अच्छा व्यवहार नहीं था, इन्होंने अलग ले लिया। अब इनके अलग अलग रचनाएं थे, आप देख सकते हो कि ये उपन्यास में क्या क्या रचनाएं इनको याद रखना है। रहस्य कथा इनका ही उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रचान उचित दक्षिण, हमारे यहाँ घड़ी, नाटक, ये इन्होंने नाटक भी इन्होंने कितने लिखे हैं, पद्मावती, कीर्ता, वेरिणी संहार, शिशुपाल, वध, न दमवंती, स्वयंवर, शिक्षादान में देख सकते हो चंद्रदान, ये सब सारे इनके ही लिखा गया है। देख सकते हो कुछ भी, बाल कृष्ण, विवाह खेल, बाल विवाह, भारत जननी, भारत स्वर्ग, 2 मतलब इनके अलग अलग नाटक है, नाटक और उपन्यास लिख के भर दिए हैं। देख सकते हो प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का आचार आदि, ये सारे इन्हीं के हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे, जो जहाँ से क्वेश्चन निकलेगा वहाँ से आपको 100% कराऊंगा। उधर क्वेश्चन मैंने निकला था तो क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, वीडियोस को पीछे देखना और वहाँ से क्वेश्चन छांट के कॉपी में एकदम जरूर लिखना है 100%। ठीक है, हर क्वेश्चन को लिखोगे, आपका हिंदी में 100% मैं चैलेंज लेता हूँ कि आपका 90+ करा दूंगा, 90+ 100% करा दूंगा पूरा तरह से। बोर्ड एग्जाम 2023 का, 2023 के लिए 100% कराऊंगा एकदम, हिंदी के लिए तैयारी आपका 100% फिक्स हो जाएगी। चलिए, निबंध के लिए देखिए, निबंध में देखो अब पूछ सकता है कि उनके बाल कृष्ण भट्ट के निबंध कितने थे टोटल, तो 1000 के आसपास निबंध। ठीक है, और लिखना है ऐसे, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण थे, मतलब टोटल उन्होंने 1000 निबंध लिखा था, लेकिन जिसमें 1000 में से 100 ऐसे निबंध थे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड से संग्रह प्रकाशित किए थे, तो समझ सकते हो। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन निकल गया है, तो एकदम 100% इसको अंडरलाइन करके एकदम 100% लिख लेना है कि बाल कृष्ण भट्ट के 1000 कितने निबंध टोटल थे, तो लिख देना है 1000 के आसपास थे, जिसमें से 100 सबसे महत्वपूर्ण थे निबंध। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और में से हैं, आधुनिक हिंदी के सबसे। अब पूछ सकता है बाल कृष्ण किस हिंदी के गद्य के हैं, तो आधुनिक हिंदी के, किस गद्य के, आधुनिक हिंदी के। क्लियर है, आधुनिक हिंदी के रचनाकार हैं वे भारतेंदु युग के प्रदत्त। देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन निकल गया, वो किस युग के साहित्यकार थे, अब बताओ फटाफट को ऑप्शन आ सकता है, वो किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के। देखो क्लियर डाउट है कि नहीं आप सभी का, पूरा तरह से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। लाइक बटन में थोड़ा सा कोताहली करोगे तो देख लेना मेरे भाई। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आधुनिक आलोचना के अग्रणी। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपना प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व एवं लेखन में से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप और मानस दिया। उन्होंने आधुनिक युग को पूरी तरह से अपने साहित्य और उपन्यास से पूरा तरह से बदल के रख दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ से निकलवा दिया हूँ। चलिए, निश्चय ही इस महत्तर योगांतरी कार्य में वे एकांती नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी लोग जानते होंगे, ये भी लेखक हैं। प्रताप नारायण, प्रेमघन, रामधारी चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, सभी लोग साथ दे रहे थे उनका। ठीक है, किंतु एक सर्वमत स्थापित मान्यता था कि युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रगीण समय तक एक निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने समर्पित साहित्यकार थे बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकार में से जिन्होंने अंतरण भारतेंदु युग का रचनाकार और निर्मित हुआ, आगे के द्विवेदी युग का मूलधार निर्मित हो सका। देखिए, अब यहाँ से अब हम लोग ये सब सारे उनके बारे में है जो जैसे जैसे किए हैं। अब असली कहानी पे बातचीत चलेंगे कि जो बातचीत कहानी है, जो बाल कृष्ण
बाल्किश भट्ट के तो बारे में समझ लिए, क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण था वो चीज़ें तो आप समझ लिए ना। तो ये सब अभी पढ़ने का उतना ज़रूरी नहीं है, जो जो मेन मेन है मैं कराऊंगा यार, 100% नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखना। यहाँ पे देखिए बाल्किश भट्ट एक गद्यकार थे, उनकी प्रतिभा यथार्थ संपूर्ण सरोवर रखने वाले रचनाकार थे, ठीक है। अब देख सकते हो हिंदी प्रदीप देखा हो ना, पीछे ही बताया कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे उनके उपन्यास लिखे, अलग अलग पूरा तरह से उपन्यास लिखा है, ठीक है, भारतेंदु जी ने। अब देखिए ये यहाँ प्रस्तुत बातचीत, अब हम लोग बातचीत शीर्षक पे चलते हैं, जहाँ पे बातचीत पे उन्होंने क्या क्या कहा है वो असली चीज़ जानेंगे, ठीक है, वो असली। अब हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, अब कहानी पढ़ने वाले फटाफट अब आ जाइए सभी लोग, अब एकांत में एकदम शांत से सुनिएगा। अब उन्होंने अपना बातचीत कहानी दिया है, जो कि हमेशा 100% बोर्ड से क्वेश्चन आता है, ये बातचीत कहानी है। इतना तो हम लोग समझ गए कि ये निबंधकार के बारे में पूरा जीवनी बता रहे थे, मैं सभी लोग को आपको इंपॉर्टेंट सवाल और मेन चीज़ बता रहा था। अब असली काम होने वाली है, तो असली काम देखिए, अब आ गया मेरे भाई फटाफट। अब चलिए सभी लोग हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बातचीत ये है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, देख सकते हो, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, छोटा सा और कर देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। चलिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, हर चीज़ का मनुष्य को दिया है, हर चीज़, उन्हें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। समझ सकते हो मेरे भाई कि अगर हम मनुष्य के पास, हमारे पास अगर ये बोलने की शक्ति नहीं होती, इंद्रियां नहीं होती, इंद्रियां 5 होती हैं जानते हो, आँख कान नाक जी, समझ 5 होती हैं, आप लोग समझ, सब लोग समझ जानते होंगे। तो इंद्रियां अगर 5 नहीं होती, तो ये पूरी मनुष्य रूपी गूंगी होती, तो क्या होता, इस पूरे ब्रह्मांड का क्या हाल होता। तो हमारे समझ सकते हो सृष्टि के रचयिता प्रभु जी ने सब कुछ अच्छे से बनाया और पूरा स्वीकार पूर्वक बनाया, तो ईश्वर ने सब कुछ सिस्टमैटिक तरीका से बनाया। तो वहीं हमारे कवि बाल्किश भट्ट साहब बोलते हैं कि यदि मनुष्य की पूरी इंद्रियां अगर शक्तियों में रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती, तो क्या होती इस गूंगी सृष्टि का। वहीं सोच रहे हो, अपना लिख रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग लूंज पूंज से तो मानो कोने में बैठ दिए गए होते, पूरा तरह से मानो बेचारे कोने में बैठ जाते। आपके पास ये नहीं रहेगा तो कैसे करोगे आप, एक गूंगा इंसान को देखना क्या करेगा। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे में कुछ ना सुन सकते, कुछ नहीं कर पाते। इंद्रियां नहीं होती तो हम कुछ नहीं पाते, ये शरीर ऐसे ही रह जाता। अगर इंद्रियां ये नहीं है, आँख नहीं है, नाक नहीं है, यही ना इंद्रियां हैं असली भाई, प्रकृति ने यही तो इंद्रियां दी हैं, जो हम जिससे नाक ले सुन सकते हैं किसी भी चीज़ को, कैसा है क्या है, आँख से देख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, कान से सुन सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो यही तो असली है, जीव है, जीव के चलते बोल पा रहे हैं। जीव नहीं रहेगा वो भी बोल नहीं पाएंगे। तो यही तो असली प्रकृति के बारे में उन्होंने बता रहा है कि अगर इंद्रियां नहीं होती तो हम एक कोने पे बैठ जाते, ठीक है। इस वाक शक्ति से अनेकों फायदा का स्पीच और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच का नाम सुने हो, स्पीच मतलब किसी चीज़ पे खड़ा होकर आपको बैठा दिया, आपको बैठा के और बोला कि चलो भाषण देने आ जाओ जल्दी फटाफट, तो भाषण दे रहे हो तो उसे स्पीच बोलते हैं, लगातार दे रहे हो। और बातचीत मतलब साथ में 2 लोग हो, जैसे एक इंसान यहाँ बैठा है, एक इंसान यहाँ बैठा है, ठीक है, और वो इंसान यहाँ से, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, ये इधर से बोल रहे हैं और ये इधर से बोल रहे हैं, दोनों लोग इंसान आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको बातचीत बोलते हैं। और स्पीच को लगातार एक ही इंसान बोले जा रहा है और उसमें सभी लोग सुन रहे हैं इस चीज़ का, इसकी बातों को, ठीक है। जैसे आप लोग मेरी बातों को सभी लोग सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, मेरी तरह मेरे अंडर में हो आप लोग, तो मैं एक स्पीच दे रहा हूँ। और बातचीत में जैसे आप 2 लोग दोस्त हो तो ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, ठीक है। स्पीच से बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जारी करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत में वक्ता बेचारा जो मर्जी तो बोलता है, लेकिन स्पीच में जो अपने मन का बात बोलते हो, लोग सुनते हैं आपकी बातों को कि हाँ ये बंदा भाई बोल रहा है, दिमाग से बोल रहा है, अपने दिमाग से। स्पीच में वहाँ पे आपको कोई सहायता करने वाला, लेकिन बातचीत में 2 व्यक्ति वक्ता आ जाता है ना, वक्ता आ जाता है और सुनता है, आप जो बोलते रहते हो जो भी मर्जी, ठीक है। बड़े बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पुल्टी खाए हो और पुण्यवाचन या नादी पाठ की भांति घड़ियों तक साबिन मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे तब किसी तरह वक्त क्रिया का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नो की चुटुली बात वक्ता वहाँ से मुख से निकली कि ताली ध्वनि से
कमरा गूंज उठा, पूरी तरह से कमरा उठा। इसीलिए वक्ता को खामवा ढूंढकर कोई ऐसा मौका नहीं अपनी वस्तुस्थिति में लाना ही पड़ता है जिसमें करल ध्वनि अवश्य हो। वक्ता क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि वक्ता बोल नहीं पाता है, पूरी तरह से बोल नहीं पाता है, और अकेले मतलब अपना बातचीत में आप जो मर्जी सो बोल रहे हो ना, लेकिन स्पीच में सोच समझ के बोल रहा है। भाई पूरी मेरी जनता देख रही है, पूरी जनता मेरे पास खड़ा होकर देख रही है, और अकेले यहाँ पे हम लीडर बोलते हैं। जैसे ग्रुप कैप्टन हो गया, कर्नल हो गया, तो उन लोगों को सोच समझ के बोला है ना। कुछ भी बोल देंगे तो भाई क्या सोचेगा ये, आप उसके अंदर जितने बैटालियन है क्या सोचेंगी, आप ही सोच सकते हो। चलिए, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करल ध्वनि का कोई मौका ही है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। आप देख सकते हो कि हम जैसे मन तैसे बोलते रहते हैं। आप देखते हो कि भोजपुरी जैसे सॉन्ग में जो देखते हो कितने खराब शब्द का यूज किया जाता है, या हिंदी में ही हम लोग प्योर हिंदी थोड़ी बोल पाते हैं। बिहारी वाले हिंदी पूरा मिक्सर बिहारी है मेरे भाई, बिहारी हिंदी मिक्सर है पूरा, मतलब भोजपुरी भी है उसी में बोल देते हो। बोलते हो कि नहीं, फटाफट बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। भोजपुरी बोल देते हो, हिंदी में मिक्स करते हो। लेकिन यूपी वाले जो होते हैं ना, आप मानो या ना मानो, यूपी वाले प्योर हिंदी बोलते हैं मेरे भाई। यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले प्योर हिंदी बोलेंगे। देखना, जो अगर इलाहाबादी बंदा होगा ना, वो प्योर हिंदी बोलेगा, कभी भी आपको हिंदी मतलब मौका नहीं देगा मतलब भोजपुरी बोलेगा, उसके शब्द में कोई नहीं। और आपका एक मिक्सर हो चुका है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश आधा भोजपुरिया डालते हो, उसी आपके हिंदी के शब्द में भोजपुरी आता है। चलिए, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट अप बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे भाई, फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको, देख सकते हो। इतना बड़े मेरे त्याग और समर्पण के लिए कम से कम लाइक और सब्सक्राइब बटन ठोकिएगा, जरूर ठोकिएगा, और शेयर चारों तरफ कीजिएगा, ताकि मेरे सभी क्लास 12th के सभी लोगों को सहायता मिले। और सहायता मिलेगा तो भाई समझ सकते हो, दुआ भी मिलना जरूरी है इंसान को। दुआ मिलेगा, उनका हेल्प होगा हर इंसान को, छोटे से बड़े सभी का, तो ये दुआ मिलेगा उनका हेल्प करना। तो धरती पर हर इंसान को दुआ लेके जाना चाहिए। पैसा हर चीज़ नहीं होता, पैसा हर लोग कमाते हैं। अब यहीं पे मैं कोचिंग खोल के पढ़ाता, ये इसी चीज़ को मैं कोचिंग खोल के पढ़ाता, तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज लेता, कम से कम नहीं लेता भी तो हिंदी का 300 या 500 रुपया से तो कम नहीं लेता, 350। लेकिन इसको यूट्यूब पे पढ़ा दिया, और यूट्यूब मुझे कितना देगा, बहुत कम देगा, मान के चलना तो, ठीक है। तो इससे ये नहीं सोचा जाता है, मैं ऐसा नहीं। चलिए, स्पीच का उधर से सुनने वाले मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही एक हंसी की अंतिम सीमा है। मुस्कुराहट देते हैं तो देखते हो होठ की कितना ललट होती है। स्पीच का उधर सुनने के मन में जोश और उदास पैदा कर देना है। स्पीच समझ सकते हो, अगर मेरे उदास अगर स्पीच पूरा आ जाए, पूरा खतरनाक तरह से उड़ा दे, और स्पीच दे दिया तो आपके मन में जोश जग जाता है। अगर एक अच्छा इंसान स्पीच आपको देता है, आपके मन में जोश जग जाता है कि नहीं। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की एक संजीदगी बेदकर और धक्के खाती फिरती रहती है कि नहीं। जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है कि नहीं। हर इंसान को आदमी की पूरा तरह से खाना पीना चलना फिरना है कि नहीं। तो उसी तरह हर इंसान को बातचीत करना चाहिए। अब ये नहीं कि चुपचाप पड़े हुए हैं, बातचीत करने से आपके भटक खुलेंगे, हर चीज़ का खुलेगा आपका, ठीक है। तो बातचीत इंसान को बहुत ज़्यादा बनाता है। आप अपने से सीनियर से बतियाइए, आपको अनुभव मिलेगा कि उसके पास उसने क्या अपने लाइफ में फेलर आदमी से बतियाइए। फेलर मतलब अपने लाइफ में फेल हुआ है, और आपको अच्छा अनुभव देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में फेल ना होइए, उससे आपको अनुभव मिलेगा। तो सीनियर से हमेशा रहिए, सीनियर के मतलब सराउंडिंग्स में रहिए कि जहाँ पे सीनियर्स लोगों आपको अनुभव देते रहेंगे। तो बातचीत उसी तरह ज़िंदगी में ज़रूरी है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। क्लियर कि नहीं। आपके अंदर जो भी चीज़ है, बुराइयाँ है, निगेटिविटी है, अगर लोग आपसे बात करेंगे तभी तो लोग आपको पहचानेंगे मेरे भाई, यही बताओ ना। तभी तो लोग जानेंगे कि आपके अंदर कैसा तरह का मवाद है, कैसा तरह का धुआं है जो आपके अंदर छुपा पड़ा है। अगर आप बातचीत करिए तभी तो भाप बन के निकलेगा बाहर आपके चेहरे से, तभी तो भाप बन के बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा। आप मुंह में दबाए हो, अपना गुस्सा दबाए हो, कि खुशी दबाए हो, कि दुख दबाए हो, अगर इंसान को नहीं बताओगे वो चीज़ को, कैसे निकलेगा, भाप बन के नहीं कैसे निकल पाएगा। तो वहीं हमारे कवि बालकृष्ण भट्ट समझा रहे हैं कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो कैसे मवाद या धुआं बनकर बाहर निकलेगा, उस जरिए से भाप बनकर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं।
चित्त हल्का एवं सच हो परम आनंद में मगन हो जाता है। ठीक है, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने में किसी किसी के में लोगों के साथ बड़ा मन लगता है। बातचीत करते रहो करते रहो करते रहो, पूरा अंत मतलब उसका सीमा नहीं होता है मेरे भाई। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं? मैंने कितने लोगों को देखा है बातचीत करते 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 खाना पीना छोड़ देते हैं। आप लोग भी ऐसे किए होगे? फटाफट बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो बातचीत करते करते खाना कितने लोग पड़ जाते हैं, तो आप लोग को ऐसा लत नहीं पड़ने देना है। ठीक है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। हर चीज़ खोना चाहे, खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन बातचीत तो करेंगे ही करेंगे जरूर, कोई खास इंसान से। ठीक है, तो बातचीत करने का अपना ही कुछ मजा होता है। रॉबिन्सन क्रूसो एक बड़े बड़े राइटर हैं, का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। 16 वर्ष तक देखने को भी नहीं मिला था उनका राइटर। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद आया मानो उसने सिरे फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब रॉबिन्सन ने 16 साल तक जंगल में व्यतीत किया, 16 साल तक, और अचानक शुक्रवार का दिन था, अचानक एक मतलब आवाज़ सुना जंगल में, अपना बोली मतलब उन्होंने किसी जानवर का बोली सुना, मतलब पूरा तरह से मन उनका मुग्ध हो गया। पूरी सोचा कि आदमी का ही ये बोली है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बहुत ज़्यादा लुभा लेता है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। ठीक है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उसने अपनी प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरीण भाव दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशय आप ग्रह कर लेना, शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। शब्द के द्वारा कर सकते हैं, आप अपनी बात कहोगे उससे, वो आपकी बात सुनेगा, तभी तो असली बात चलेंगे। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मैंने बताया ना, शुरू में ही बताया कि अगर मनुष्य कोई बोलेगा नहीं तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो कैसा इंसान है, बुरा है कि कैसा है, गुण है उसके अंदर, अच्छा इंसानी है कि नहीं, दोष कैसा प्रकार का है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? बेन जॉनसन यह कहना है, बेन जॉनसन एक हैं जो इन्होंने क्या कहा है, यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बोलने से हर इंसान साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन की ये कहानी है, बेन जॉनसन की ये कहना है। क्या है भाई, बेन जॉनसन साहब क्या बोले हैं, फटाफट सुन लीजिए कि मनुष्य का बोलने से सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार बहुत ही जान पड़ता है। चलिए, इस बातचीत की सीमा दो से अलग वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक अपनी जमात, मीटिंग या समाज सभा न समझ ली जाए। ठीक है, एडिसन का मत है, एडिसन साहब ने अलग अलग लोगों ने अपना मत दिया कि बोलने से क्या होता है प्रकृति में। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, असल बातचीत किसी दो इंसान में हो सकता है। असली भाषण में मैंने शुरू में ही बताया, भाषण मतलब पूरा यूनिट को आप संभाल रहे हो, भाषण दे रहे हो, किसी मंच पे बैठ के या कहीं ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन बातचीत जो है ना मेरे भाई, सिर्फ दो ही इंसान के बीच में हो सकती है, और आपके अंदर उस दोनों इंसान आप लोग समझ सकते हो। तो अपनी दिल के बात या भावनाओं को दो ही इंसान के बीच में प्रकट कर सकते हो, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते कि नहीं? हर इंसान बताइए, सभी जो अपना दिल से बातें करते हैं। जब तीन हुए तब वो दो की बात कोसे दूर गई। तीन जब हो जाएंगे तो दोनों दो हो जाएंगे कोसे। कहा भी यह है कि 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह भी किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठे या उसे निपट मूर्ख और ज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। तो बातचीत करने से बहुत आपके जीवन में फ़ायदा होने वाला है, और बातचीत किया भी कीजिए किसी अपने अच्छे दोस्त से, मित्र से, जो आपका जो भी समस्या है उससे बताइए, वो आपको शायद आपको सुझाव देगा। ठीक है, शायद आपको सुझाव देगा। जैसे चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन में पास पास साट में रख जाए और एक का दूसरे में पहुँच जाए, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, वैसे ही दो आदमी जब पास बैठे हो ना और गुप्त असर दूसरे पर पहुँच जाता है, चाहे वह दूसरे को क्यों न बोलने को कौन कहे। तो एक गर्म दूध और ठंडे दूध को पास में साट कर रखोगे ना, तो गर्म दूध ना, ठंडा दूध ना गर्म हो जाएगा। जैसे देखते हो, सुने हो कि एक सड़ा हुआ क्या तालाब की मछली पूरे उस तालाब को सड़ा सकती है, पूरे तालाब की मछलियों को सड़ा देगी। या एक सड़ा हुआ क्या आलू उस
पूरे बोरा में रख दो सड़ा हुआ एक आलू, और उसी में एक सड़ा हुआ आलू डाल दो, ठीक है, पूरे आलू को सड़ा कर रख देगा। तो उसी तरह संगति का मेन है, तो आप अच्छे संगति के साथ रहेंगे तो बातचीत आपका और एक लेवल पे हो जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल पे हो जाएगा, वही बात किया जाएगा। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। पास आप बैठोगे तो लोगों को आपको समझेगा, हाँ भाई बातचीत करने से आपके मन मुटाव बहुत हल्का होता है, इसे कौन अस्वीकार। तो इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, ठीक है, दोनों चित्त मानो 3 कोण, और तीनों की मनोविवेक प्रसन्न धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं, ठीक है। गुप्त असर तो उन तीनों में परस्परमता होता ही है। जो बातचीत तीनों में से कोई मानो अंगूठी में नग सी चढ़ जाती है, ठीक है। उपरांत जब आदमी हुए वेद कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी। खुल के बाद 3 लोग अब जगह आ जाएंगे, 2 लोग अपना दिल की बात करते हैं, अब तीसरा आ गया तो भाई तीसरे को लेके हो गया ना, दिल में होगा ना कि भाई तीसरे को कैसे हम लोग दोनों लोग बताएं अपना दिल की बात, तो थोड़ा सा मन मोटा हो रहता है, तीसरे को बताने में थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। चलिए 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमवल कहलाएगी। 4 से अधिक बातचीत को क्या कहेंगे, फटाफट बता दीजिए, फटाफट जल्दी से, राम रमवल कहेगी। 4 से लोग अधिक बात करेंगे तो राम रमवल, उसे हम संलाप भी कहते हैं, ठीक है। इसे बातचीत का अनेक भेद है। 2 बूढ़े की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, होती है कि नहीं। 2 बूढ़े लोग देखते हो गाँव में आज भी बातचीत करते रहते हैं। आज भी गाँव में लोग कितने बड़े बड़े बैठे रहते हैं, अपना बातचीत हमेशा अपना किए रहते हैं, अपना बात खोले रहते हैं, इधर का उधर से उधर का। वे बाबा आदम के समय की एक ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसे 4 सच तो 10 झूठ। सही बात है मेरे भाई, सही बात है कि नहीं। सभी अपने अपने परिवारों को, 2 बूढ़े मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, 2 बूढ़े लोग, और अपने अपने पूरे घर के अपना कोस रहे हैं, जिसमें से 10 में से 4 सच बोलेंगे तो 6 झूठ बोल देंगे कि हाँ ये मेरे को ऐसे की है, फलाना मेरे को नहीं कर रहे हैं, मेरे को चिल्लाना नहीं कर रहे हैं। बात सुने हो कि नहीं। गांव के लोग ये एथी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं ये सब शिकायत वगैरह अपने बूढ़े दोस्त से, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है। तो एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा झूठ जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति अनुमोदन और इस समय के सभी भांति लायक नौजवानों को निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन और जी पर नाचा करेंगे। जो पढ़े लिखे पहले के लोग थे तो शेक्सपियर की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़े लिखे, मिल्टन की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे शेक्सपियर। लेकिन आजकल के लोग आपस में ही अपना झूठ साच अपने अपने घर का करते हैं, और लोग का आजकल ज़्यादा है, आज लोग ही ज़्यादा मतलब महिला हो चुके हैं अपने अपने घर का, और सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग करते हैं मेरे भाई, बूढ़े लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अपने लियाए के नसों में चूर हनमनी दिगारे अखड़पन और चर्चा छेड़ेंगे, अखड़पन दिखाएंगे कि और मैं बचपन में वो था, ये था, वो था, अपना पूरा दम भर मानो एक फेंकना प्रकार का दम भर, मतलब 10 बात बोलेंगे तो जिसमें से 4 ही सच होगा। अब सोच सकते हो 6 झूठ होगा, तो मतलब 60% वो झूठ ही बोलते हैं समझ सकते हो मेरे भाई, 60% झूठ ही होता है। तो ये बूढ़े लोग आप लोग देखे होंगे गाँव में जब बैठते होगे आप लोग, तो आप सभा में बैठ के जरूर देखिएगा ये चीज़। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही नहीं डाला, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। तो अब चलिए बूढ़ों का तो बात हो चुका है, बूढ़े बाबाओं का। अब चलिए हम लोग 2 बूढ़ियों का बातचीत का मुख्य कारण बहु बेटी वाली हुई होगी कि नहीं, 100% बताओ। बहु बेटी में दम पर पूरा अपना बहू और सास बेटी का लड़ाई, ऐसे अपना जो भी चलता हो, अपनी बहुआ या बेटी का गीला शिकवा किया होगा, या वे बिरादने का कोई ऐसा छड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। खोड़े दांत जैसे अब बूढ़े दो तो लोगों का दांत मतलब नहीं रहता है, तो जानते हो कि एक आता है डुप्लीकेट दांत, तो वहीं लगा के अपना खाना पीना चलता है। तो बोलते बोलते बूढ़ी लोग दांत तक से निकल जाता है, फिर भी अपना शिकायत नहीं छोड़ती हैं घर का। आप लोग जानते हो, तो वहीं हमारे कवि बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि आप लोग समझ सकते हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनकी शैतानी जाहिर करने का पूरा शौक मिले। और लड़के क्या करते हैं भाई, बूढ़े बूढ़ी तो हो गए, लड़के क्या करेंगे, अपना
अपना तारीफ करेंगे, मैंने वो कर दिया था, यहाँ गया था तो वो कर दिया था, अपना अपना शैतानी अपना चालू करते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने बचपन में शैतानी किया था, क्या क्या अपना अपना किए थे। और स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने विस्तार की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों किसी गुण अवगुण का कथापन। स्कूल के लोग क्या करेंगे, स्कूल के लड़के अपने दोस्त, मेरा दोस्त वो मारा, मैंने अपने दोस्त को मारा था, ऐसे किया था, उसके अपने दोस्त। तो स्कूल के लड़के का बातचीत कैसे होता है, तो ऐसे ही प्रकार, क्योंकि अपने सहपाठियों से नहीं बात किया होगा, तो ये बातचीत के पूरे तरह से वो बता रहे हैं। सुस्त और मोदा हुआ दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी किस्में हैं, राजकाज की बातें, व्यापारी संबंधी बातचीत, दो मित्रों में मित्रपा, ये सब इत्यादि, ये सब बातचीत के भाई हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। देख सकते हैं हमारे देश के लोग में जो अशिक्षित हैं बहुत ज़्यादा बदकही होती है, बहुत ज़्यादा। लड़की लड़कों वालों की ओर से एक आदमी बीच कई हो गए, दोनों के विवाह संबंध की बातचीत करते हैं। देखते वो इधर से लड़का आया, लड़की इसको पहले देखेगा, लड़की कैसी है, लड़का कैसे है, दम भर पूरा ज़्यादा अपना होता है। अगर मान लो सेट हो गया, भगवान भरोसे अब सेट हो गया, तो भाई अब जानते हो लड़की को नंबर हो फ़ोन, मतलब बातचीत अपना अपना लड़का लड़की बात का, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, चलता रहता है, तो आप समझ सकते हो। तो ये भी लड़का लड़की का बातचीत दो क्योंकि रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो बातचीत नहीं होगा तो भाई कैसे। तो यहाँ पे हमारे कवि बालकृष्ण भट्ट साहब बता रहे हैं कि विवाह संबंध भी एक बातचीत का उदाहरण है। उस दिन से बिरादर वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़कियाँ का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया मेरे भाई, और यह रस्म बड़े उत्साह के की जाती है। और समझ सकते हो कि ये बरईछा वरईछा ये सब चलता है ना, तो जिससे पूरा लोग, गांव के लोग खाते हैं, विवाह सही हो जाता है, तो इससे पूरा इंसान मतलब उधर का एरिया का लोग जान जाते हैं कि फलाना का लड़का मतलब उनकी बेटी से शादी करने वाला है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने और अनेक प्रकार के ढंग है, ठीक है। चलिए, यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है, यूरोप के लोगों के पास बात करने का गजब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन 100% सवाल ये आएगा और पूरा इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा, 100% बताया जाएगा। तो इसको एकदम गांठ बांध लो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा कि लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूरा काव्यकता विद्यान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यूरोप के लोग बहुत निराले होते हैं और अपनी मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के थ्रू, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, अपना कला दिखाना। जैसे मेरे पास आर्ट है ना, कुछ भी कला होगा, मेरे पास कला है किसी भी चीज़ का चित्र बनाना, तो उसी तरह आर्ट ऑफ लिखा था, जैसे आर्ट ऑफ मैथमेटिशियन, जैसे किसी के पास मैथमेटिशियन का पूरा तरह से गुण है, जिसके पास फिजिक्स तो उसे बोला जाएगा आर्ट्स ऑफ फिजिशियन, ठीक है। आर्ट ऑफ बायोलॉजियन, आर्ट ऑफ जैसे करता है ना जो भी आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो उनके पास एक कला होती है, इसलिए आर्ट्स ऑफ लगाया जाता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब जैसे उनके पास कला है, बहुत ज़्यादा कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, ठीक है। तो इस शब्द को एकदम याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होती क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझाएं। तो 100% ही बताओ, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं मेरे भाई, फटाफट बता दो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या, है कि नहीं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं। जो आपके अंदर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन उसे कहते हैं, एक बार और बता देते हैं, फिर से सुन लीजिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन उसे कहते हैं जो आपके पास बोलने और सुनने की एकदम प्रकृति मतलब अजब की आपके पास क्षमता हो और आपके पास हुनर और स्किल हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे। चलिए, लिकायत एवं पंडिताई अभियान तथा वर्ण क्रम में पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर से आने वाली बातचीत को सरल रखे। वह रस हमारे आधुनिक शुद्ध पंडित की बातचीत में है जिसे ससात कहते हैं कि कभी आवेगा ही नहीं। मूर्ख और बटेर की लड़ाइया की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को पंडित के प्रकाश में परास्त करने का संघर्ष आदि रहवा उसके समय और साथ आपको मिलेगी, ठीक है। घंटे भर तक काँव करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा कि नहीं। ब्लैक ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए, ब्लैक ले लिया। बड़ी बड़ी कंपनियाँ वाइट ले लिया हूँ क्या, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और ये ब्लैक क्यों ले पा रहा हूँ, ब्लैक क्यों नहीं आ रहा है। बड़ी कंपनियाँ और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-3 दिल्ली दोस्तों से बातचीत किए गए, उपरांत बढ़ते यहाँ तक बड़े की हजारों मनुष्यों को उनसे जीवन पर चलने लगी और सालों में लाखों की आमदनी होने लगी कि नहीं। बातचीत से आप
इंटरव्यू भी जाते हो तो बातचीत करने से आपका बहुत ज़्यादा यथी होता है और आपको नौकरी बहुत फटाक से लेता है। आपके पास कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की गुण है, आप उसको इम्प्रेस कर लोगे आगे वाले सामने वाले बंदे को, तो आपका जॉब तो फिक्स ही हो जाएगा। तो इसलिए बातचीत इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार्गित होती है। बताओ 25 वाले के पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, तो उससे जरूर, मैंने बताया ना शुरू में ही कि आपके पास बैठना चाहिए, एक सीनियर के पास बैठना चाहिए ताकि वो आपको अनुभव दे सके। अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, ठीक, उसके पास बहुत ज़्यादा 25 वर्ष के इंसान के पास बहुत ज़्यादा आमदनी हो, क्योंकि उसने पूरा तरह से दुनिया देख चुकी है। तो इसलिए मेरे भाई मैं बोलता हूँ कि आप बैठिए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठिए जो वहाँ पे उसने पूरा दुनिया देखा, ठीक है। 25 प्लस वाले इंसान के पास बैठिए और अच्छे इंसान के पास, ये नहीं कि शराबी और जुआरी के पास बैठ गए तो फिर आपको और ज़्यादा बना के रख देगा। तो ऐसे मत कीजिएगा। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दुर्दशा, गौरव नहीं पाया जाता है। कोई बताओ 20 साल के पास लड़का हो गया लेकिन 20 वर्ष उतना अनुभव नहीं है उसके पास, लेकिन अब जाओ 25 प्लस, उसने पूरा दुनिया देखा है मेरा भाई। वो जितना अनुभव तुमको देगा ना 20 वाला कभी नहीं लौटा देगा, ठीक है। पर इससे एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसके 10 गुना बड़ी है। बहुत अच्छे से उन लोग समझाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यदि तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो भी तरह तरह के हो सकता है, हमारी कृपा करें या हम ही जाकर दूसरे का कृतज्ञ करें। हमें अलग अलग दूसरों के साथ बैठना चाहिए। अगर लोग बातचीत आपसे नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए उनके साथ बैठिए और कृतज्ञ कीजिए अपना। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभस होते देने देर लगती है, क्योंकि जो महाशय अपने आधारे पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती, शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही अब उनके यहाँ तो पहले तो बिना बुलाए जाने ही अनादर का मूल है। पहले लोग पहले जाते थे बिना बुलाए ही जाते थे, अब आज के लोग तो बुलाया जाता है तब भाई आते हैं। अपने मन मापती मूर्ताओं न किया गया तो मानो दूसरे के प्रकार का नया घाव। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यह भी समझते हैं कि हम बातचीत करने क्या है कि भाई वो शक्ति अपने पैदा कर सकें, अपना शक्ति पैदा कीजिए बातचीत करने का, और अपने आप लिया करें और अपने आप से बात कीजिए ना। शीशा के सामने खड़े हो जाइए, बातचीत कीजिए। हमारी भीतरी मनोवृत्तियाँ प्रति नए नए रंग दिखाया करती है। वो प्रतपा संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे नए नए रंग सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनी स्थान और जिसमें हर किस्म के बेल बूंदी खिले हुए चमनिस्तान की शहर में क्या क्या दिल बहलावा। मित्रों का प्रलाप किसी इसकी 16वीं कला तक पहुंच न सके। इसी शहर का नाम अध्ययन, पनोबया, तय चित्र की एगार करना, जिसका साधन 1-2 का काम नहीं, 1-2-3 का काम नहीं है मेरे भाई। और वर्षों तक आप बातचीत करते रहोगे, वर्षों तक बातचीत करते आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इतना याद रखना। मानो अहोभाग, एक वाक शक्ति एकदम पूरा वीडियो उसको लंबा देखना, जो देख रहे हो मतलब पूरा बताओ। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको दे दूंगा, पूरा रस दूंगा। जैसे आप देखते हो नींबू चाहे संतरा का जूस मिलता है, तो पूरा इसका चैप्टर का जूस दूंगा पूरा तरह से। आप पूरा वीडियो तो देखो, बहुत लास्ट है, ये लास्ट है। उसके बाद ये लास्ट है मेरा भाई, लास्ट है, फटाफट आप देख लो, इसके बाद नहीं है। वर्षों के अध्याय में उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोविद स्थिति का अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग है। बातचीत कर सको तो मानो आपका अहोभाग है मेरे भाई, अहोभाग। अपने आप से बात कीजिए ना, लोगों से क्या बात करना, लोगों से भी बात कीजिए। पहले अपने आप से, अपने शीशे से रोज बात कीजिए अगर आपको ज़्यादा शर्म आ रही है लोगों से। लेकिन लोग, गांव के लोग तो मुझे देखता हूँ मैं, अमूमन गांव के लोग बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड होते हैं। एक वाक शक्ति मात्र के दामन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा अब कतरानी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। यदि हम अपने काबू पर कर लिया तो कुदरती बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत वश में कर देते। देखिए वो मेरे भाई, आप लोगों को चलिए बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप गए कोई किसी भी जॉब इंटरव्यू में, वहाँ पे जॉब इंटरव्यू के साथ आपका पूरा बहस हो चुका है। बहस मतलब वो पूरा लड़ाई एकदम हो चुका है। आप ऐसे कैसे लड़ाई हुआ, आप ही सोचो ना मेरा भाई, आप ही सोचो लड़ाई कैसे हुआ। यही ना आपका लड़ाई करवाया, कौन लड़ाई करवाया, ये लड़ाई कर। अगर ये आपका अगर बस में रहेगा ना, आप किसी भी बड़े से बड़े शत्रु को आप क्या करोगे, पराजय कर दोगे और वश में कर लोगे अपने आप को। तो इस चीज़ को, इस बातचीत को अपना मन पर काबू रखिए और नहीं बड़े बड़े क्रोध, अपने क्रोध पर बस काबू रखिए। बड़े बड़े अजय क्षत्रियों को आप, शत्रुओं को आप अपना वश में कर लीजिएगा। तो बस हर जगह मुंह का ज़्यादा क्या बोल देना है किसी को, अपने आप मुंह पे काबू कर लीजिए। बस जान दीजिए हाँ भैया, कभी कभी किसी के सामने झुक भी जाना चाहिए, काम बना लें, ठीक है।
उससे झुकने से आपका काम बन जाए तो भाई झुक जाना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा घमंड में है ताव में नहीं हम ये काम नहीं करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब पुष्पाराज मत बन जाइएगा, पुष्पाराज झुकेगा नहीं लेकिन पुष्पाराज नहीं बनना है आपको। कभी कभी अपना झुक जाना है भाई। आपके झुकने से आपका काम हो जा रहा है तो क्यों नहीं झुक जाऊँ, और उसका भी काम हो जाए तो भाई उसका भी तुम देखना है। सेल्फिश वाला काम नहीं कि मतलब मैं ही अपने स्वार्थ वाला काम नहीं रहना। तो वहीं हमारे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपना जिह्वा को, अपने जीभ को इतना कंट्रोल में रखना है कि अपने आप पे काबू रखना है, और शत्रुओं का कितना भी सामने वाला क्रोध में क्यों ना हो, कितना भी सामने वाला क्रोध में क्यों ना हो, अपने आप को कंट्रोल रख लीजिए, बस वो शांत हो जाएगा। अब आप भी गर्मा गर्मी कर रहे हो, वो अलग चिल्ला रहा है और आप इधर से अलग चिल्लाओगे, नहीं वो है फलान ठिलान, आपने गलत किया है लेकिन आप भी मना, अगर आप गलती भी नहीं किए हो, शांति से हो, बोल रहा है बोलने दो उसको, खुद उसको बाद में पता चल जाए कि नहीं मैंने गलती नहीं किया, वो गलत बेचारा नहीं था, उसको खुद अफसोस होगा कि मैंने क्यों उसको डांटा। और आप ही खुद बहस करोगे, एक तो गलती भी किए और उधर से बहस करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। तो इस बात को हमारे कवि साहब ने पूरा तरह से बता दिया कि जब जीभा को हमेशा अपने आप को कंट्रोल रखना है। चलिए, इसी अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन या वह साधनों का मूल है, और शक्ति परम पूज्य मंदिर है, यही हमारा पूरा मंदिर है। इसीलिए भगवान का नाम शुरू में एकदम उठते उठ के लेना चाहिए कि हे श्रीमन नारायण, मैं आज उठूँ तो मेरा दिन शुभ हो, और कभी भी किसी भी अपने शत्रु को ऐसा कुछ भी ना बोलूँ। ठीक है, पूरे तरह से पहले नारायण स्वामी जी का नाम लीजिए ताकि आपका पूरा दिन शुभ हो। और आपकी जीभा पर आप समझ सकते हो दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपकी जीभा पे पूरे 24 घंटा में एक बार सरस्वती माँ बैठती जरूर है भाई, मेरे भाई इतना याद रखना, सरस्वती माँ एक बार जरूर बैठती। इसलिए किसी इंसान को मतलब डांट डपट के नहीं यार, प्यार से कर दीजिए। प्यार से जो काम होता है ना वो डांट से या गुमान में नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोग समझ जाए समझ जाइए। शक्ति परम पूज्य मैंने परमार्थ एकमात्र सुमात्र है, परमार्थ हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अगर बंदा बोल रहा है तो एकदम शांत हो जाइए। तो यही हमारा चैप्टर का पूरा अंचित आपको पूरा पढ़ाया पूरा निचोड़ से, और इसका टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कॉल कराऊंगा। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लिए हो, और ये तो पूरा गदखंड पढ़ लिए, जो भी नहीं पढ़े सबको शेयर करा दो, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव का आपको निचोड़ दूंगा, पूरा निचोड़ एकदम, मतलब तबाही एकदम। उस ऑब्जेक्टिव में मेरे को कम से कम लग रहा है 30 से 50 क्वेश्चन होंगे, 30 से 50 क्वेश्चन करा देंगे, और रिटेल टाइम पे वो वीडियोस आएगा। तो फटाफट जो लोग नए हो, अब मज़ा आ गया पूरा तरह से, बालकृष्ण भट्ट का पूरा जीवनी बता दिया वो देख सकते हो। बातचीत का ये पूरा कहानी है। आपको ऐसे पढ़ने में नहीं मज़ा आता तो ऐसे मज़ा से पढ़िए, और बालकृष्ण भट्ट के पूरा जीवनी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी करवाया हूँ उसको एकदम कॉपी में छोटी चली पतली ले लीजिए। जो भी मैं कराऊंगा इस पढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट में उसको अलग लिखिएगा, और जो मेरा अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक अलग कॉपी बनाइएगा, सबसे पहले ये बात। ठीक है, और फटाफट लाइक बटन में कमी नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइब बटन ठोक लो सभी, और शेयर करा दो सारे 12th क्लास को, 12th को टोटल सभी को भेज दो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं इसी वाले नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए हमेशा, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।